हम्म क्या होगा अगर कोई ये कहे कि किसी भी जरूरी काम को शुरू करने के लिए जो हम मोटिवेशन या सही मूड का इंतजार करते हैं ना, वो वैज्ञानिक रूप से सबसे खराब तरीका है। हाँ बिल्कुल। मतलब लोग अक्सर अपनी डेस्क पर बैठते हैं, सामने एक खाली स्क्रीन होती है और दिमाग में बस यही विचार आता है कि आज वो सही फीलिंग नहीं आ रही है। राइट। या फिर ये लगता है कि आइडिया अभी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो थोड़ा और सोच लेना चाहिए। एग्जैक्टली। और मज़ेदार बात यह है कि ये इंतज़ार सिर्फ कोई आलस नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक डिफेंस मैकेनिज्म है। इंसान का दिमाग अनिश्चितता और फेलियर से बचने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ओह, मतलब दिमाग जानबूझकर ऐसा करता है? हाँ हाँ बिल्कुल। जब भी कोई नया या मुश्किल काम शुरू करना होता है तो दिमाग उस परफेक्ट स्पार्क या मोटिवेशन का बहाना बनाता है ताकि उसे तुरंत कोई मेहनत न करनी पड़े। और यही वो सबसे बड़ा भ्रम है जिसे आज के इस डीप डाइव में हम डिकोड कर रहे हैं। आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो जाने माने लेखक सेथ गॉर्डन की किताब द प्रैक्टिस का एक बेहद विस्तृत और क्रिटिकल रिव्यू है। हाँ, और इस किताब की चर्चा करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य, या कहें तो जो हमारा मिशन है, वो ये समझना है कि सफलता किसी जन्मजात टैलेंट या आसमान से अचानक टपकने वाली प्रेरणा का मोहताज नहीं है। सही बात है। असल में ये रोज की जाने वाली अनुशासित प्रैक्टिस और काम करने की जिद का नतीजा है। एग्जैक्टली। और अगर इसके लिए एक एनालॉजी देखी जाए तो मोटिवेशन का इंतजार करना बिल्कुल ऐसा है जैसे घर से निकलने के लिए सड़क की सभी लाल बत्तियों के हरा होने का इंतजार करना, जो कि जाहिर है कभी नहीं होता। हाँ, कभी नहीं होता। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। रिव्यू के मुताबिक इस किताब में प्रैक्टिस शब्द का असली मतलब क्या बताया गया है, क्योंकि आम भाषा में प्रैक्टिस का मतलब तो फाइनल परफॉर्मेंस से पहले की जाने वाली रिहर्सल ही होता है ना। तो गोदिन की किताब प्रैक्टिस की इस पुरानी परिभाषा को पूरी तरह से पलट देती है। यहाँ प्रैक्टिस कोई रिहर्सल नहीं है, प्रैक्टिस ही मुख्य परफॉर्मेंस है। वेट, मतलब जो हम रोज करते हैं वही मेन चीज है? बिल्कुल। रिव्यू इस बात पर बहुत जोर देता है कि प्रोफेशनल्स और शौक के लिए काम करने वालों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर होती है। शौकिया लोग तब काम करते हैं जब उनका मूड होता है या जब उन्हें कोई मोटिवेशन मिलता है। हाँ, वो बस इंतजार करते हैं। राइट। लेकिन प्रोफेशनल्स एक डेली एफर्ट, एक अनुशासित रूटीन को अपनाते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि कैसे एक निरंतर सुधार की प्रक्रिया और उस प्रक्रिया पर रोज टिके रहने को ही प्रैक्टिस कहा गया है। मतलब मूड हो या ना हो, काम तो करना ही है। एग्जैक्टली। काम करने का मन हो या ना हो, फिर भी अपनी डेस्क पर बैठना और काम करना, यही वो एक्शन है जो दिमाग के न्यूरल पाथवेज को ये संकेत देता है कि भाई ये काम जरूरी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही समाज, स्कूल और हमारे आसपास का जो पूरा माहौल है वो हमें हर काम परफेक्ट तरीके से करने की सीख देता है। हाँ, हमेशा यही सुनने को मिलता है कि जो भी करो एकदम सही करो। राइट। हमें बताया जाता है कि अगर कोई काम करना है तो उसे पूरी तरह से सही करो, वरना मत ही करो। लेकिन एक मिनट, अगर हम मोटिवेशन का इंतजार ना करें और बिना पूरी तैयारी के बस काम शुरू कर दें, तो क्या वो काम अधूरा या खराब नहीं होगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। क्योंकि मतलब क्या सच में ऐसी इम्परफेक्ट या अधूरी शुरुआत करना सही है? क्या ये सिर्फ एक लापरवाही भरा काम नहीं कहलाएगा? देखो, लापरवाही और इम्परफेक्ट होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। लापरवाही का मतलब है काम के प्रति कोई सम्मान ना होना, जबकि एक इम्परफेक्ट शुरुआत का मतलब है गारंटी न होने के बावजूद काम करने की हिम्मत जुटाना। वो हिम्मत दिखाना सबसे मुश्किल होता है। बिल्कुल। जब किसी खाली पन्ने या नए प्रोजेक्ट का सामना होता है तो इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो इस अनिश्चितता को एक खतरे के रूप में देखता है। वो मतलब दिमाग सच में डर जाता है? हाँ, दिमाग सोचता है कि अगर ये काम खराब हुआ तो लोग क्या कहेंगे, और इसी डर से बचने के लिए दिमाग परफेक्ट होने का बहाना बनाता है। तो परफेक्शन असल में एक बचाव का तरीका है। एग्जैक्टली। लेकिन किताब का जो पहला सिद्धांत है, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, वो ये तर्क देता है कि तैयार होने से पहले ही शुरुआत कर देनी चाहिए। क्योंकि जब कोई इम्परफेक्ट शुरुआत करता है तो कम से कम उसके पास सुधारने के लिए कुछ ठोस तो होता है। राइट। मतलब कुछ तो है जिस पर काम किया जा सके। बिल्कुल। लेकिन एक खाली पन्ने को तो कभी एडिट नहीं किया जा सकता ना। ये तो
माइंडसेट को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। यानी परफेक्शन असल में क्वालिटी का बेंचमार्क नहीं है, बल्कि वो सिर्फ डर का एक फैंसी रूप है जो ऊंचे स्टैंडर्ड्स का मुखौटा पहने रहता है। बहुत सही कहा। और इसी से जुड़ता है किताब का दूसरा सिद्धांत, शो अप एवरी डे। सबसे महत्वपूर्ण आदत बस रोज काम करना है। लेकिन अगर रोज काम करना ही सबसे जरूरी आदत है, तो आज के इस डिजिटल युग में लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? मतलब आज हर कोई सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहा है। हाँ, ये आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोगों का ध्यान सिर्फ इस बात पर है कि काम के बदले व्यूज कितने मिले, पैसे कितने बने, या तुरंत सक्सेस मिली या नहीं। और पता है, यही वो जगह है जहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। आउटकम या नतीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना असल में इंसान की काम करने की क्षमता को ही पंगु बना देता है। वो कैसे? मतलब रिजल्ट सोचना बुरा कैसे हो सकता है? अगर इसे न्यूरोलॉजिकली समझा जाए तो जब सारा ध्यान ऐसे नतीजों पर होता है जो सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं होते, जैसे दूसरों का रिएक्शन या सफलता, तो दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ता है। ओह, तो वो स्ट्रेस हमें ब्लॉक कर देता है। एग्जैक्टली। ये स्ट्रेस इंसान को फ्रीज कर देता है। इसीलिए किताब का तीसरा सिद्धांत है फोकस ऑन प्रोसेस नॉट आउटकम। किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर फोकस करता है कि प्रोसेस को प्यार करना क्यों जरूरी है। मतलब सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना। हाँ, जब कोई सिर्फ अपनी रोज की प्रैक्टिस पर फोकस करता है कि आज मुझे बस 1 घंटा लिखना है या बस आज का कोड पूरा करना है, तो नियंत्रण वापस उसी के हाथ में आ जाता है। तो अगर प्रोसेस पर ईमानदारी से काम किया जाए तो बेहतर नतीजे खुद ब खुद एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर आते हैं। बिल्कुल, नतीजे प्रोसेस का ही एक साइड इफेक्ट है। मुझे लगता है एक एनालॉजी यहाँ एकदम फिट बैठती है। ये कुछ कीबोर्ड पर टाइप करने जैसा है। हाँ, वो कैसे? अगर कोई इंसान टाइप करते वक्त हर एक कीस्ट्रोक के बाद अपनी उंगलियों को देखेगा, यानी हर छोटे आउटकम को चेक करेगा, तो उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत धीमी हो जाएगी और गलतियां भी ज्यादा होंगी। राइट, वो बार बार रुकता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो प्रोसेस पर भरोसा करे और सिर्फ सामने स्क्रीन पर फोकस रखे, तो उंगलियों की मसल मेमोरी अपना काम खुद कर लेती है और काम बहुत तेजी से होता है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। जब आउटकम से ध्यान हटाकर प्रोसेस पर लाया जाता है, तो इंसान का दिमाग सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर क्रिएटिव मोड में आ जाता है। सर्वाइवल मोड से क्रिएटिव मोड, ये बढ़िया है। हाँ, लेकिन जैसे ही कोई इस प्रोसेस में गहराई से उतरने लगता है, तो एक नई और बहुत बड़ी चुनौती सामने आकर खड़ी हो जाती है। और वो क्या है? वो है डर। और ये डर इस बात का नहीं होता कि काम कैसे होगा, बल्कि इस बात का होता है कि जब ये काम दुनिया के सामने जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस डर को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए? क्योंकि आमतौर पर सेल्फ हेल्प की दुनिया में यही कहा जाता है कि निडर बनो या अपने डर को हराओ। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो डर को हराना एक बहुत ही भ्रामक सलाह है। ये किताब का चौथा सिद्धांत है कि डर को एक्सेप्ट करो। मतलब डरना नॉर्मल है? बिल्कुल। कोई भी नया, क्रिएटिव या महत्वपूर्ण काम करते वक्त डर, डाउट और इनसिक्योरिटी महसूस होना पूरी तरह से नॉर्मल है। असल में ये डर इस बात का जैविक संकेत है कि जो काम किया जा रहा है वो उस व्यक्ति के लिए मायने रखता है। हाँ, अगर काम की कोई अहमियत ही ना होती तो डर भी नहीं लगता। एग्जैक्टली। किताब का संदेश ये नहीं है कि डर को खत्म कर दिया जाए, बल्कि ये है कि डर को स्वीकार किया जाए। तो डर के साथ काम करना है। हाँ, डर एक सहयात्री की तरह है जो पूरे सफर में साथ रहेगा। बस नियम ये होना चाहिए कि उस डर को गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील कभी नहीं सौंपनी है। डर की वजह से काम का रुकना ही असली विफलता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मान लीजिए किसी ने डर को अपना लिया, वो रोज अनुशासित तरीके से काम भी कर रहा है और उसने एक इम्परफेक्ट शुरुआत करके एक प्रोजेक्ट तैयार भी कर लिया है। ठीक है, लेकिन उस काम का अंतिम रूप से क्या किया जाए? अगर वो काम अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो उसे दुनिया के सामने लाने से क्या आलोचना का शिकार नहीं होना पड़ेगा? क्योंकि दुनिया तो अक्सर गलतियां ढूंढने के लिए ही तैयार बैठी रहती। हाँ, ये डर तो होता ही है। और इस सवाल का जवाब टेक इंडस्ट्री के एक बहुत ही मशहूर कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे गॉर्डन ने कला और जीवन पर लागू किया है। वो कॉन्सेप्ट है शिपिंग। ये किताब का 5वां सिद्धांत है, शिप योर वर्क। शिपिंग मतलब जैसे सामान भेजना? एक तरह से, हाँ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शिपिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट या कोड को लाइव कर देना, उसे दुनिया के सामने रिलीज कर देना, भले ही उसमें कुछ छोटे मोटे बग्स या कमियां मौजूद हों। अच्छा, मतलब परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल नहीं।
गॉर्डन का कहना है कि अपने काम को शिप करना सबसे जरूरी कदम है। जब तक कोई काम पब्लिश नहीं होता, लोगों के सामने नहीं जाता, तब तक वो महज एक शौक है। लेकिन अगर उसमें कमियां हैं तो क्या उसे रिलीज करना रिस्की नहीं है? रिस्क तो है, लेकिन बिना शिपिंग के कोई ग्रोथ भी तो नहीं हो सकती ना। जब काम पब्लिश होता है तो रियल वर्ल्ड से एक फीडबैक लूप तैयार होता है। हाँ, लोग अपना ओपिनियन देते हैं। राइट, आलोचना मिलती है, कुछ लोग तारीफ करते हैं और कुछ कमियां बताते हैं। इसी फीडबैक से दिमाग सीखता है और न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नए और बेहतर तरीके विकसित करता है। और यहीं पर वो प्रोफेशनल माइंडसेट काम आता है, जिसके बारे में किताब का छठा सिद्धांत बात करता है, यू आर अ प्रोफेशनल। एग्जैक्टली। एक प्रोफेशनल इंसान आलोचना से डरकर अपने काम को किसी हार्ड ड्राइव में छुपा के नहीं रखता। हाँ, वो उसे दुनिया के सामने लाता है। बिल्कुल, वो खुद को सीरियस लेता है, अपना काम दुनिया के सामने रखता है, आलोचनाओं का सामना करता है और अगले दिन फिर से अपनी डेस्क पे बैठ के अपने काम को और बेहतर बनाने की प्रोसेस में लग जाता है। बहाने न बनाना और कमिटमेंट के साथ शिप करना ही एक प्रोफेशनल की निशानी है। एकदम सही। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। एक प्रोफेशनल माइंडसेट का मतलब खुद को कोई महान आर्टिस्ट या टैलेंटेड जीनियस मानने के बजाय एक आम मजदूर की तरह देखना है, जिसका काम है रोज अपनी ड्यूटी पर आना और अपना काम करना। हाँ, और ये नजरिया क्रिएटिविटी को देखने का पूरा चश्मा ही बदल देता है। क्योंकि समाज में अक्सर यही माना जाता है कि क्रिएटिविटी तो कुछ गिने चुने लोगों के अंदर ही होती है ना? ये कोई जादू है जो कभी कभार दिमाग में कौंधता है। और गॉर्डन की किताब इसी मिथक को सबसे जोरदार तरीके से तोड़ती है। ये उनका 7वां और आखिरी सिद्धांत है, क्रिएटिविटी इज द हैबिट। मतलब क्रिएटिविटी कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो आसमान से टपकती है। बिल्कुल नहीं, और ना ही ये कोई जन्मजात टैलेंट है। क्रिएटिविटी महज एक आदत है। तो इसे कोई भी डेवलप कर सकता है? हाँ, जैसे जैसे इंसान रोजाना काम करने की, उसे इम्परफेक्ट तरीके से शुरू करने की और उसे दुनिया के सामने शिप करने की आदत डालता है, क्रिएटिविटी खुद ब खुद एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर आती है। जैसे जिम में लगातार वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही रोजाना बिना मोटिवेशन के भी काम करने से क्रिएटिविटी नाम की मांसपेशी मजबूत होती है। बहुत सही तुलना की। ये विचार उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आजादी की तरह है जो अब तक ये सोचकर रुके हुए थे कि उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। सच में ये सब तो बहुत ही प्रेरणादायक लगता है। लेकिन इस डीप डाइव को पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव रखने के लिए हमें उस रिव्यू के दूसरे पहलू पर भी गौर करना चाहिए। हाँ, हमें कमियों पे भी बात करनी चाहिए। रिव्यू में किताब की कुछ कमियों का भी साफ तौर पर जिक्र किया गया है। रिव्यूअर के अनुसार इस किताब में किसी भी प्रकार की डीप स्ट्रैटेजी की कमी है। राइट, मतलब इसमें कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है। बिल्कुल। इसमें यह नहीं बताया गया है कि बिजनेस का मार्केटिंग प्लान कैसे बनाया जाए या तकनीकी रूप से काम कैसे किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि किताब में कुछ आइडियाज बार बार दोहराए गए हैं जो इसे थोड़ा रिपीटेटिव बनाते हैं। ये एक वैलिड पॉइंट है। ये कुछ जिम के उस वर्कआउट प्लेबैक की तरह है जो बार बार एक ही गाना बजाता है। हो सकता है वो गाना शुरुआत में बोरिंग लगे, लेकिन जब कोई इंसान थका हुआ महसूस करता है और हार मानने वाला होता है तो वो बार बार बजने वाला लूप ही उसे आगे बढ़ने के लिए पुश करता है। हाँ, तो क्या ये रेपिटेशन या दोहराव किताब की कमजोरी है या कोई सोची समझी रणनीति? वो जिम वाली एनालॉजी यहाँ एकदम सटीक बैठती है। रिव्यूअर ने इन कमियों को खुले तौर पर स्वीकार किया है कि ये किताब कोई हाउ टू मैनुअल नहीं है, इसमें कोई मार्केटिंग ट्रिक्स नहीं है। राइट, ये कोई सिलेबस नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस बात के बावजूद रिव्यूअर ने इसे 5 में से 4.4 की बेहद शानदार रेटिंग दी है। ओह, 4.4 तो काफी अच्छी रेटिंग है ना? इसका मुख्य कारण यही है कि किताब की सलाह एकदम सीधी और बिना किसी लाग लपेट के है। इंसान का दिमाग अक्सर काम से बचने के लिए नई रणनीतियों या टूल्स की तलाश में उलझ जाता है। हाँ, हम हमेशा सोचते हैं कि कोई नया टूल मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली। ऐसे में किसी नई स्ट्रैटेजी की नहीं, बल्कि उसी बुनियादी बात की जाओ और अपना काम करो को बार बार सुनने की जरूरत होती है ताकि वो दिमाग की गहराई में बैठ जाए। तो ये दोहराव जानबूझकर है। हाँ, ये किताब उन सभी लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो कंसिस्टेंसी के लिए रोज संघर्ष करते हैं, चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हों, स्टूडेंट्स हों, फ्रीलांसर्स हों या कोई एंटरप्रेन्योर। मतलब ये कोई गाइड बुक नहीं है, बल्कि ये वो अलार्म क्लॉक है जिसे स्नूज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा। यानी ये किताब सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट है। हाँ। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि द प्रैक्टिस का सबसे बड़ा सबक यही है
कि सफल और असफल लोगों के बीच का अंतर टैलेंट का नहीं है। हाँ, टैलेंट तो बहुत लोगों में होता है। असली अंतर रोज के उस कंसिस्टेंट एक्शन का है जो बिना मोटिवेशन के किया जाता है। अगर आउटकम को किनारे रखकर सिर्फ अपनी डेली प्रोसेस पर फोकस किया जाए, डर को एक दुश्मन के बजाय एक इंडिकेटर मान लिया जाए और अपने इम्परफेक्ट काम को लगातार दुनिया के सामने लाया जाए, तो सफलता और निखार का आना लगभग निश्चित हो जाता है। एग्जैक्टली। चाहे कोई इंसान किसी बड़ी कॉर्पोरेट मीटिंग की तैयारी कर रहा हो, एक बेहद मुश्किल परीक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा हो या अपना कोई नया बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहा हो, आज के इस विश्लेषण का संदेश हर जगह लागू होता है। हाँ, नियम हर जगह एक ही है। परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना बंद करना होगा, क्योंकि वो कभी नहीं आता। उसे रोज की मेहनत से खुद बनाना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी सीख है इस किताब की। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव या सोचने वाले विचार पर बात करते हैं। क्या है वो विचार? अगर क्रिएटिविटी और सफलता सच में कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ रोज की आदत, प्रोसेस और शिपिंग का ही नतीजा है, तो ऐसा कौन सा काम या स्किल है जिसके बारे में अब तक लोग यही सोचते रहे कि वो उनके बस की बात नहीं है? हाँ, लोग अक्सर खुद को लिमिट कर लेते हैं। राइट। लेकिन असल में जिसे वे सिर्फ रोज शो अप करके और बिना किसी प्रेरणा के काम शुरू करके पूरी तरह से मास्टर कर सकते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। मुझे लगता है शायद दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट बस हर दिन अपनी डेस्क पर वापस आना ही है।